सभी इन्वेस्टर्स के सामने एक नया प्रपोजल रख के अभिनव ने उनसे पूछ लिया था कि वो कंपनी में रहना चाहेंगे या नहीं। जहां पहले सभी लोग कंपनी से बाहर निकलना चाहते थे, वही अब उनका मन बदलने लगा था। भद्रेश ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, प्रपोजल मंजूर है। हम इस कंपनी के इन्वेस्टर्स बने रहना चाहेंगे। गुड डिसीजन। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए एक मुस्कान निकाली। उसे महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। सभी इन्वेस्टर्स अभिनव से हाथ मिलाकर ऑफिस से निकल गए। जहां आते वक्त उनकी आंखों में गुस्सा था, अब जाते हुए उम्मीद नजर आ रही थी। अभिनव भी वापस अपने कैबिन में चला गया। उसने जिस तरह से सभी इन्वेस्टर्स को हैंडल किया था, उसके चर्चे ऑफिस में शुरू हो गए थे। वाह, लेकिन तुमने बॉस को मनाया कैसे? लवित ने हैरान होते हुए पूछा। हैरान होने के साथ साथ वो खुश भी था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, मुझे पता था कि उनके पास एक परफेक्ट प्लान है। अब जब तक सब कुछ सही चल रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे क्यों, क्या, कैसे ये सब पूछना चाहिए। मायरा का जवाब सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक कह रही हो। अब क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स वापस आ गए हैं, इसलिए हमें सब कुछ भूलकर फिर से अपने काम पर वापस लग जाना चाहिए। तभी लवित ने अभिनव से पूछा, यहाँ की सिचुएशन के बारे में आपने टाइगर को बताया? उसका सवाल सुनकर अभिनव के चेहरे पर की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक पल के लिए तीखी नजरों से लवित को देखा और बोला, क्यों? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए था? और वैसे भी टाइगर से सिर्फ रानी ही बात कर सकती है। मैं यहाँ सिर्फ एक मैनेजर हूँ और कुछ नहीं। उसका जवाब सुनकर मायरा ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमें पता है टाइगर किस लेवल के लोगों से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तो टाइगर हम जैसों से कोई बात करेंगे। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। टाइगर उनके सामने खड़ा होकर उनसे बात कर रहा था, लेकिन मायरा जैसे लोगों ने अपने मन में टाइगर की ना जाने क्या छवि बना रखी थी। इस बीच लवित ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो फिर काम पर लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले थोड़ी पार्टी शार्टी होनी चाहिए। इतना बड़ा काम किया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। अभिनव ने फिर से उसे देखा और धीरे से ना में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें इसकी जरूरत है। इससे पहले कि लवित आगे कुछ कह पाता, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुल गया। सामने टीना खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो अंदर आई और अभिनव को देखते हुए बोली, बॉस, मेरे पास एक गुड न्यूज है। उसकी बात सुनकर मायरा ने पूछा, क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर ने हमारी कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं, और वो भी बिलिंग अमाउंट से ज्यादा। उन्होंने कहा है कि वो हमसे और भी कैमरास खरीदना चाहते हैं। हम लोग इसके लिए एक मीटिंग रख लेते हैं ताकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। वैसे भी वो चाह रहे थे कि सिर्फ हमारी कंपनी ही उनको सर्विलियंस कैमरा सप्लाई करे। टीना जैसे जैसे ये बात बताती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर की मुस्कान और भी बड़ी होती जा रही थी। मायरा खुद उसकी बात सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या? ये तो जबरदस्त न्यूज है। अरे ये तो पार्टी वाली न्यूज है। बॉस, क्या कहते हो जाए? मायरा ने अभिनव से पूछा। आखिरकार अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सब लोग इतने खुश थे, वो किसी के रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। इसीलिए उसने आखिर में कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद काम पर लग जाना। स्टाफ के लोगों को बोल देना कि उनके लिए हम एक बढ़िया सी ट्रीट अरेंज करने वाले हैं। कहा 5 स्टार में? मायरा ने पूछा। अच्छा, सीधा 5 स्टार? मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन तुम्हारे शौक बढ़ते जा रहे हैं। अभिनव ने मायरा को छेड़ते हुए कहा। मायरा थोड़ा सा शर्माई और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ का खाना तो ओए होए 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 होए। मायरा ने कहा और अपनी उंगलियां चाटने लगी। खाना खाने से पहले ही उसकी उंगलियों में वहाँ के खाने का स्वाद आ गया था, पर अचानक उसे याद आया कि सब लोगों ने वहाँ खाना नहीं खाया था।
ऐसे में मायरा लवित की तरफ पलटी और उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम लोगों ने कभी 5 स्टार में खाना खाया है? नहीं, पर क्या तुमने खाया है? लवित ने हैरान होते हुए पूछा। मायरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, बहुत ही ओए होए 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 खाना था। मायरा से अपनी खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी। अभिनव ने इस बीच देखा कि लवित और टीना का मुंह लटक गया था। ऐसे में उसने कहा, ठीक है, तो हम सब वहीं पर खाना खाने चलेंगे। टीना, जितने भी लोग चलने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और सब लोगों के लिए टेबल्स बुक कर दो। ये! मायरा खुशी के मारे उछल पड़ी और सब उसे इस हाल में देखकर हंसने लगे। कुछ देर के बाद सब लोग अभिनव के कैबिन से बाहर निकल गए थे। अभिनव अब अपने कैबिन में अकेला था और उस स्पेस में था जिस स्पेस की उसे काफी देर से जरूरत लग रही थी। अभिनव का लंच उसकी टेबल पर पड़ा था और अभिनव शांति से अपना खाना खा रहा था। ऑफिस खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था। इतनी दौड़ धूप के बाद अभिनव बुरी तरह से थक चुका था। वैसे तो वो घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन उसने अपने साथियों से वादा किया था। अभिनव अब अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। सब लोगों को उससे बड़ी उम्मीदें थी और अभिनव उनकी उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहता था। जब ऑफिस खत्म हुआ और अभिनव बाहर आया तो टीना दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, बॉस, मैंने 5 टेबल्स बुक की है। सब लोग वहाँ जाने के नाम से ही बहुत खुश है। बस कुछ ही ऐसे थे जिनके आज पहले से प्लान फिक्स थे। टीना जब अभिनव से बात कर रही थी तब एलिवेटर का दरवाजा लगने ही वाला था, लेकिन इतने में लवित और मायरा भी भागते हुए अंदर घुस आए। शिट, अभी तो पैर फंस जाता। मायरा ने हंसते हुए कहा और टीना की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग चल रहे हैं ना, कुछ को छोड़कर? टीना ने कहा। ये सुनते ही लवित ने मायरा को देखा और बोला, मैंने तुमसे कहा ही था। मायरा ने जवाब में एक गहरी सांस ली और कहा, हमारी कंपनी में आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इस चीज के लिए तो हर कोई काफी एक्साइटेड होगा। अभिनव ने मायरा को देखा और बोला, सब तो नहीं पता, लेकिन तुम तो पक्का एक्साइटेड हो। ये सुनते ही मायरा और बाकी लोग हंसने लगे। मायरा ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मेरी एक्साइटमेंट की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। वैसे हमको वीआईपी एंट्री मिलने वाली है क्या? क्या? वीआईपी शब्द सुनते ही लवित के कान खड़े हो गए और उसने आगे कहा, अब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है मायरा। हम लोग क्या कंपनी का पैसा बर्बाद करने वहां जा रहे हैं? अभिनव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मीट मी एट 5 स्टार। और इतना कहकर अभिनव लिफ्ट से बाहर आ गया। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और इतने में लिफ्ट बंद हो गई। मायरा जानती थी कि अभिनव ये अफोर्ड कर सकता था। रानी अभिनव से डरती थी और कहीं न कहीं मायरा को भी इस बात का अंदाजा था कि अभिनव टाइगर के काफी क्लोज था। उसे यहाँ तक लगता था कि अभिनव भी टाइगर के उतना ही क्लोज है जितना कि रानी थी। कई बार तो उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता था कि कहीं अभिनव टाइगर का जासूस तो नहीं। इसीलिए वो अभिनव के सामने जितनी अच्छे से रह सकती थी उतने अच्छे से रहती थी। अगर अभिनव टाइगर के करीबी था तो मायरा अभिनव के करीबी रहना चाहती थी। कुछ देर के बाद ही अभिनव 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुका था। उसने रिसेप्शन पर अपना वीआईपी कार्ड दिखाया और एक बड़ा सा हॉल बुक कर लिया ताकि सब लोग एक ही हॉल में बैठकर खाना खा सके और मजा कर सके। जब सब लोग उस हॉल में आए तो एक आदमी के मुंह से खुशी के मारे निकला, ओह माय गॉड, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं भी। क्या सुंदर जगह है यार, खुशबू ही खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। दिस इज पैराडाइज। थैंक यू बॉस। सब लोगों ने एक साथ एक सुर में खुशी से कहा। उन लोगों की खुशी देखकर अभिनव की थकान पूरी तरह से उतर चुकी थी। वो अक्सर यहाँ आता था, इसीलिए उसने इन सब चीजों को इतना ध्यान से नहीं देखा और न ही महसूस किया जितना ये सब लोग कर रहे थे। अभिनव सभी लोगों के सामने आया और बोला, थैंक यू आप सभी लोगों को। अगर आप लोग अपना काम इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते तो ना हमें कभी इतने ऑर्डर्स मिलते और ना ही हम ये ट्रीट ऑर्गेनाइज कर पाते। आप लोगों के डेडिकेशन के आगे ये ट्रीट बहुत छोटी चीज है। अब आप लोग सारी प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए साइड में रखिए
और मजे से टेबल पर बैठिए। वेटर आने वाला है, जिसे जो ऑर्डर करना है करना, बिल्कुल भी मत शर्माना। अभिनव की बात सुनते ही सब लोगों ने जोर से तालियां बजाई और अपनी अपनी जगह बैठने लगे। इस बीच अभिनव ने मायरा को इशारा किया कि वो वॉशरूम जा रहे हैं। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और अभिनव की एब्सेंस में वहां के अरेंजमेंट्स देखने लगी। उधर अभिनव चलते हुए वॉशरूम पहुंच गया था। वो सबसे पहले अपना मुंह धोना चाहता था। जैसे ही वो वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी वहां पहले से अपना मुंह धो रहा था। अभिनव उस आदमी से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और उसने अपना फोन निकाल लिया। इस बीच उस आदमी ने शीशे में अपना चेहरा देखा और आराम से साफ किया। अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था, वो अपना फोन यूज करने में लगा हुआ था। आप वॉश बेसिन यूज कर सकते हैं, उस आदमी ने अभिनव से कहा और अपने मुंह पर मास्क लगाने के लिए जेब से मास्क निकाल लिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला और मुस्कुराते हुए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उस आदमी ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया और वहां से निकलने लगा। मगर इससे पहले कि वो आदमी बाहर निकल पाता, एक लड़का शराब के नशे में धुत वॉशरूम में दनदनाते हुए घुसा। उसने तेजी से दरवाजा खोला और वो उस मास्क वाले आदमी से टकरा गया। उस आदमी का फोन नीचे गिर गया। अब देखकर नहीं चल सकता क्या? उस लड़के ने नशे में कहा। उसकी आवाज सुनते ही अभिनव ने पहले उस लड़के को देखा और फिर उस आदमी को देखने लगा। वो फर्श पर गिरा अपना फोन उठा रहा था। जब उसने फोन उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अभिनव ने उस आदमी के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान हो गया। एक पल के लिए अभिनव की सांसें थम गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। उस आदमी की उंगलियों में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी पर अंग्रेजी का अक्षर आर लिखा हुआ था। अभिनव ने जब उस अंगूठी को देखा तो एक साथ सैकड़ों यादें उसके जहन में ताजा हो गई। इस बीच उस आदमी ने अपना फोन उठाया और वहां से निकलने लगा। अभिनव बिना अपना मुंह पोछे उसके पीछे पीछे हो लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे और इससे पहले कि वो आदमी वहां से निकलता, अभिनव उससे उन सारे सवालों के जवाब चाहता था। चलते हुए दोनों होटल के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। अभिनव किसी भी तरह से उस आदमी को रोककर उससे बात करना चाहता था। तभी अचानक अभिनव को सामने से एक वेटर पानी की ग्लास से भरी ट्रे लेकर आता हुआ नजर आया। अभिनव उस मास्क वाले आदमी से थोड़ा सा आगे निकला और वेटर की ट्रे में से एक ग्लास उठा लिया। अभिनव ने उसमें से एक घूंट लिया और बहुत आहिस्ते से पीछे पलटकर देखा। वो आदमी अभी भी अभिनव के पीछे चला आ रहा था। चलो बेटा अभिनव, यही मौका है, अभिनव ने अपने आप से कहा। फिर वो फर्श पर फिसलने का नाटक करने लगा। उसका पैर लड़खड़ा गया और वो फर्श पर गिर गया। इस बीच उसने ग्लास से कुछ इस तरह से पानी उछाला कि सारा पानी उस आदमी के मुंह पर जा लगा। उस आदमी का मास्क भीग गया था। जैसे उस आदमी ने अभिनव को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो भागते हुए अभिनव के पास आया और उससे हाथ देते हुए बोला, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, सॉरी, मेरी वजह से आपका मास्क, रियली सॉरी, उस आदमी ने कहा और अभिनव को देखने लगा। अभिनव भी उसकी आंखों में देख रहा था और देखते ही देखते उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो आदमी मास्क में ही मुस्कुराया और अभिनव का रुमाल ना लेकर उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल लिया। फिर उस आदमी ने अपना मास्क हटाया और अपने रुमाल से अपना चेहरा साफ करने लगा। अभिनव बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे की एक एक नस अभिनव के एक एक सवाल का जवाब देती जा रही थी। आखिर में उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अभिनव से पूछा, पानी कहीं रहा तो नहीं? नहीं, अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। बदले में वो आदमी भी मुस्कुराया और वहां से निकल गया। अभिनव की सांसें फूल रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव का दिमाग चकरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो आदमी राणा था या अभिनव को हो रहा था कोई वहम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव जब सभी को हॉल में बैठाकर खुद वॉशरूम में गया तो वहां उसकी मुलाकात
हुई राणा से। राणा अग्निहोत्री। अभिनव ने अपनी आंखों से राणा का चेहरा देखा था, लेकिन उसे फिर भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राणा ही है। ये कैसे हो सकता है? राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव ने अपने आप से सवाल किया। जो उसके सामने हकीकत में घट रहा था, अभिनव कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो हकीकत को नकार दे, वो भी ऐसे मौके पर जब राणा उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर था। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि राणा कॉरिडोर में चलते हुए एलिवेटर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अगर वो सच में राणा था तो वो जिंदा था, तो अभिनव उससे बात करना चाहता था। वो राणा से पूछना चाहता था कि उसने अभिनव के बाप को क्यों मारा था, क्या उसने अभिनव की भी जान लेने की कोशिश की थी। अभिनव तेजी से राणा की तरफ दौड़ने लगा। उधर एलिवेटर का दरवाजा खुल चुका था। राणा ने उसमें दाखिल होने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया था। अभिनव भी उससे कुछ ही दूरी पर था, मगर इससे पहले कि वो राणा के पास पहुंच पाता, अचानक से एक मेड एक बड़े से हॉल से सर्विंग ट्रे लेकर बाहर निकली। अभिनव मेड से टकरा गया और उसका सारा सामान गिर गया। इस बीच एलिवेटर बंद हो गया। आई एम सो सॉरी, अभिनव ने मेड से कहा। नो प्रॉब्लम सर, मेड ने कहा और नीचे गिरा हुआ सामान समेटने लगी। अभिनव तो वैसे मेड की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके लिए राणा को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। ऐसे में अभिनव एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि एलिवेटर सबसे आखिरी फ्लोर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बगल वाले एलिवेटर का बटन 4-5 बार दबा दिया। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि इस बीच अभिनव का दिमाग नहीं चल रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर राणा जिंदा था तो उसके साथियों को इस बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं था। अकरम ने अभिनव को ये बताया था कि राणा मर चुका था। हालांकि अभिनव ये तो जानता था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था जिसमें राणा मारा गया था, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि दाल में कुछ काला था। वो जो भी था, अभिनव के लिए ये पता लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, अभिनव ने देखा कि पहला एलिवेटर ऊपर आने लगा था। वो समझ गया था कि राणा एलिवेटर से नीचे उतर चुका था। अभिनव भी तुरंत एलिवेटर में दाखिल हुआ और नीचे बढ़ने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा तो वो तुरंत एलिवेटर से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें राणा को खोज रही थी। वहाँ काफी भीड़ थी और ऐसे में अभिनव के लिए राणा को ढूंढ पाना मुश्किल था। ये सोचकर अभिनव अपने ही ऊपर खिंच उठा। ठीक तभी उसे कुछ जाने पहचाने से कपड़े नजर आए। उसने देखा कि ये वही कपड़े थे जो राणा ने पहने हुए थे। अभिनव ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बीच अभिनव का फोन बज उठा। ये लक्ष्य का फोन था। फिर से अभिनव के दिल को एक झटका लगा। अगर लक्ष्य अभिनव को इस वक्त फोन कर रहा था तो इसका मतलब था कि वो अभिनव से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। अभिनव ने स्क्रीन से नजर हटाकर जब ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अभिनव ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा और लक्ष्य को मन ही मन गाली देने लगा। लेकिन गाली देने से उसका काम नहीं चलने वाला था। लक्ष्य का फोन उठाना जरूरी था। ऐसे में वो होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही अभिनव गाड़ी में बैठा, वैसे ही फोन बजना बंद हो गया। अभिनव दोबारा लक्ष्य का फोन आने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल लक्ष्य ने अभिनव को दोबारा फोन किया और इस बार अभिनव ने फोन उठाने में कोई देर नहीं की। हेलो लक्ष्य, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ हूँ। मुझे आपको एक न्यूज देनी थी। लक्ष्य ने कहा। बताओ। सर, बात यह कि अरबाज अभी दिग्पाल से बात कर रहा था। वो शायद आपको क्रॉस करने का प्लान बना रहा है। मेरे पास बाकी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि अंदर सिर्फ जोगेश को ही एंट्री दी गई थी। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल लूंगा और आपको दोबारा फोन करूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जानता था कि अरबाज आज नहीं तो कल ऐसा कोई कदम जरूर उठाने वाला था, लेकिन लक्ष्य ने अभिनव को ये बात बता दी थी। अभिनव को ये जानकर अच्छा लगा। उसने लक्ष्य से पूछा, तो मैं इस वक्त पिज्जा कहाँ भिजवाऊं? अरबाज के घर पर सर। मैं आपको फिर से फोन करता हूँ। रुको रुको,
जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इस बात का कोई आइडिया है कि तुम्हारा परिवार कहाँ हो सकता है? अभिनव ने ये पूछा। यह सवाल सुनकर लक्ष्य एक पल के लिए शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके परिवार इस वक्त शहर में नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि वो तो इस देश में ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि अरबाज उन्हें अगवा करके देश के बाहर भेज चुका है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी और बेटे के पास पासपोर्ट नहीं है और बिना पासपोर्ट वो इस देश से बाहर नहीं जा सकती। और ये कंडीशन मेरी ही नहीं, बहुत से परिवारों की है। लक्ष्य ने अभिनव को समझाते हुए कहा। जैसे ही अभिनव के कानों में ये शब्द गूंजे तो उसके दिमाग में एक झटका लगा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि अरबाज ने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के परिवारों को भी बंदी बना रखा है? मुझे जाने होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लक्ष्य ने जवाब दिया और फोन काट कर निकल गया। अभिनव के लिए यह खबर हैरान कर देने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही उसके जहन में फिर से राणा का ख्याल ताजा हो गया। अगर वो आज उसे पकड़ पाता तो उसके मन के कई सवाल शांत हो जाते। हो सकता है कि मोंटी को इस बारे में कोई अंदाजा होगा। अचानक से अभिनव ने अपने आप से कहा। उसे लगा कि मोंटी को जरूर इस चीज के बारे में खबर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पिता जिंदा हो और उसे मालूम ना हो। अभिनव को इस सब चीजों के बीच एक और चीज खाए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि राणा ने उसे पहचाना था या नहीं। हालांकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। वो राणा को पहचान चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राणा भी उसे पहचान चुका है या नहीं। अभिनव का सिर चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को वो कैसे सुलझाए और राणा को कहाँ ढूंढे। ऐसे में उसे लगा कि इस वक्त घर जाना ही सबसे सही होगा। वो तुरंत होटल में अंदर गया और उसने अपने कार्ड से सब लोगों का बिल पे कर दिया। इसके बाद वो हॉल में पहुंचा और उसने मायरा को इशारे से अपने पास बुला लिया। मायरा ने अभिनव की हालत देखकर पूछा, बॉस आप कहाँ रह गए थे? सब ठीक है? मेरा सिर दुख रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने यहाँ का बिल क्लियर कर दिया है, तुम लोग एंजॉय करो। अभिनव ने कहा। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को ध्यान से देखा और बोली, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? अभिनव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा, सुबह मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, मायरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और अभिनव वहां से निकल गया। अभिनव बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जैसे ही उसने गाड़ी चालू की तो अचानक से उसके दिमाग में एक जगह आई। वो घर जाने के बजाय उस जगह जाना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा मोंटी को फोन मिला दिया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद आखिरकार मोंटी ने फोन उठाया। इधर से अभिनव ने पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं यही हूँ, शहर में। क्या हुआ? मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपनी लोकेशन भेजो। अभिनव ने कहा और बिना मोंटी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। अगले पल उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसमें मोंटी की लोकेशन थी। अभिनव ने गाड़ी तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी। जितनी तेजी से उसकी गाड़ी चल रही थी, उससे ज्यादा तेजी से अभिनव के दिमाग में सवाल घूमते जा रहे थे। वो जल्द से जल्द उन सभी सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव एक पुराने लेकिन आलीशान से बंगले के बाहर पहुंच चुका था। उस बंगले को देखकर ही लग रहा था कि वो राणा का होगा। अभिनव ने गाड़ी रोकी और मोंटी को अपने पहुंचने की खबर दी। अगले ही पल बंगले के दरवाजे खुल गए। अभिनव गाड़ी से नीचे उतरा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। वो मेन गेट से होता हुआ बंगले के अंदर दाखिल हो गया था। अभिनव को देखते ही मोंटी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अभिनव के चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था जो मोंटी ने पहली मुलाकात में देखा था। अभिनव ने इधर उधर की बात करना ठीक नहीं समझा और सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, राणा कहाँ है? अभिनव के मुंह से यह सवाल सुनते ही मोंटी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसने कहा, मतलब तुम मुझसे सुन चुके हो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारा पिता राणा कहाँ है वो?
अभिनव का सवाल सुनकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे एक झटका लगा और उस झटके की वजह से वो जहां खड़ा था वही का वही जम गया था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिनव उससे ऐसा सवाल भी कर सकता था। मोंटी को गुस्सा आया और वो बोला, तुम क्या मेरे पापा के बारे में पूछ रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ मोंटी कि तुम मुझे सुन चुके हो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारे पिता राणा कहाँ है? अंदर? कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? अभिनव की भारी आवाज उस आलीशान बंगले में गूंज रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से में और कस चुकी थी और उसकी उंगलियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोंटी ने एक सेकंड के लिए अभिनव को देखा और अगले पल उसे हंसी आ गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही अभिनव। मेरे पिताजी मर चुके हैं। ये तुम मुझे छेड़ने के लिए बोल रहे हो या तुम्हारा कोई नया झूठ है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने उन्हें कहीं छुपा रखा है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि या तो तुम उन्हें मेरे सामने लेकर आओ या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। अभिनव, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऐसे अचानक से मेरे घर आकर तुम मेरे पापा के बारे में सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? अभिनव मोंटी की बात सुनते ही उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे धकेलने लगा। उसने मोंटी को तब तक धकेला जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गया। ये देखकर अचानक से 4 लोग मोंटी को बचाने के लिए हॉल में आकर खड़े हो गए। वो सभी धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका हाथ मोंटी की कॉलर से बढ़ता हुआ उसके गले तक पहुंच चुका था। अभिनव ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इस बात का ध्यान भी रख रहा था कि कहीं मोंटी मर न जाए। अगर मोंटी मरता तो अभिनव को कुछ हाथ नहीं आने वाला था। मोंटी के मुंह से सच उगलवाने के लिए अभिनव जोर से चिल्लाते हुए बोला, सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो। सच सच बताओ, कहाँ है तुम्हारे पापा? जिसने मेरे बाप को मारा वो राणा अग्निहोत्री कहाँ है? कहाँ है वो? अभिनव की आवाज में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। उधर मोंटी का चेहरा लाल होने लगा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो चाहकर भी अपने आप को अभिनव की गिरफ्त से नहीं छुड़वा पा रहा था। ठीक तभी मोंटी का एक आदमी आगे आया और उसने अभिनव को पीछे से पकड़ लिया। उसको देखकर बाकी लोग भी अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव का सारा ध्यान मोंटी पर था। उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन वो दुखी भी था। ऐसे में उन लोगों ने अभिनव को मोंटी से अलग किया और उनमें से एक आदमी अभिनव को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर इससे पहले कि वो अभिनव को मुक्का मारता, इतने में मोंटी चिल्लाया, रुको! उसकी आंखों में गुस्सा था। सब लोग मोंटी की बात सुनकर रुक गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोंटी को पता था कि उसके पिता जिंदा है? क्या वो सच में अभिनव से कुछ छुपा रहा था, या राणा का होना और कुछ नहीं बल्कि अभिनव का भ्रम था? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। गुस्से से लाल अभिनव अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मोंटी के घर पहुंच चुका था। अभिनव के सवाल सुनकर मोंटी हैरान हो गया। उसके पास अभिनव के सवालों के कोई जवाब नहीं थे। ये देखकर अभिनव का गुस्सा और तेज हो गया और उसने मोंटी का गिरेबान पकड़ लिया। बदले में मोंटी के आदमी अभिनव पर हाथ उठाने ही वाले थे कि इतने में मोंटी ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया। तभी एक आदमी ने कहा, लेकिन बॉस, शट अप! उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। मोंटी ने कहा। मोंटी को इस तरह चिल्लाते देखकर उसके आदमियों के हाथ पैर फूल गए थे। उन्हें जिस काम के लिए रखा गया था वो वही कर रहे थे, फिर भी उन्हें डांट पड़ रही थी। उधर अभिनव बेसुध सा अभी भी उनके गिरफ्त में था। अभिनव को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो होश में था या नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर मोंटी को बुरा लगा। वो आगे आया और बोला, छोड़ो उसे। बस, अगर इसे छोड़ा तो ये फिर से आप पर हमला करेगा। मोंटी के एक आदमी बाली ने कहा। अभिनव की कॉलर बाली के हाथ में थी। मोंटी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और उसने बाली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने जो कहा वो सुना नहीं? छोड़ उसको। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टाइगर पर हाथ उठाने की? मोंटी की ये बात सुनते ही उसके सारे आदमियों को जैसे सांप सूंघ गया।
और सभी एक दूसरे को देखने लगे। बाली ने जरा सी हिम्मत करते हुए मोंटी से पूछा, क्या क्या कहा आपने? टाइगर? बाली को पहली बार अपने ही बॉस की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोंटी ने बाली का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अभिनव की कॉलर से झटके से हटा दिया। जैसे ही मोंटी ने ऐसा किया तो सभी लोग अभिनव के पैरों में गिरकर एक साथ बोले, टाइगर! अभिनव ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख पा रहा था, लेकिन उसने इस सब की उम्मीद नहीं की थी। उसे नहीं लगा था कि मोंटी अपने लोगों के सामने टाइगर की पहचान इस तरह से उजागर कर देगा। वो मोंटी पर जरा भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये मोंटी की कोई चाल है, लेकिन फिर अभिनव को ये भी लगा कि अगर मोंटी चाहता तो अपने आदमियों के साथ मिलकर अभिनव को मार सकता था। कोई नहीं जानता था कि अभिनव इस वक्त कहाँ है, और मोंटी किसी को ये भनक भी नहीं लगने देता कि टाइगर की मौत कैसे हुई। अभिनव दुविधा में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोंटी को अपने बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो दुनिया के बड़े से बड़े झूठ पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर भरोसा करने के लिए उसका मन गवारा नहीं था। तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो। मेरे पापा की सच में मौत हो चुकी है। वो 18 साल पहले ही मर चुके थे। मोंटी ने अभिनव से धीरे से कहा। ये सुनते ही अभिनव के गुस्से में फिर से उबाल आया और उसने फिर से मोंटी को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। अभिनव अपनी छुरी जैसी तीखी नजरों से मोंटी को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें मेरी पहचान के बारे में क्या कहा था, याद है? तुमने मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे की? मैं कैसे इस बात पर विश्वास करूं कि तुम विश्वास करने लायक आदमी हो? अभिनव मोंटी पर बरसे जा रहा था। मोंटी ने एक पल के लिए अभिनव को शांति से देखा और अगले ही पल अभिनव के पैरों में गिर गया। उसकी ये हरकत देखकर अभिनव को झटका लगा। मोंटी ने फिर अपनी बात कहनी शुरू की। बचपन में हम दोनों के बीच जो दूरी राई बराबर की थी, वो आज खाई बराबर की हो गई है। मैं जानता हूं, आज हम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन बचपन में बहुत कुछ ऐसा था अभिनव जो हम दोनों ने एक साथ देखा था। मैं एक बार को मान सकता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का खून किया होगा, मगर इससे पहले कि मोंटी अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव ने उसी बीच में काटते हुए कहा, उन्होंने ही किया है। मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सच है और सच को मानने या ना मानने से वो झूठ नहीं हो जाता। अभिनव हर एक शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था, जिससे वो मोंटी के दिल पर तोप के गोलों की तरह लग रहा था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो मोंटी का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका हुआ था। मोंटी ने खुद उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, देखो, मुझे सच में नहीं पता कि तुम जो कह रहे हो वो सही है या नहीं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि वो सच हो। यह सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। उसका माथा जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया था। उसने अपने आप को शांत करने के लिए और अपना पसीना पोंछने के लिए अपने माथे में उंगलियां फेरी और फिर से मोंटी को देखते हुए बोला, तो तुम्हें मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है? मेरे पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। हमें यह खबर मिली थी कि तुम्हारे पिता के साथ साथ मेरे पापा भी मर गए थे। हमने पोस्टमार्टम जानबूझकर कैंसिल करवाया था, क्योंकि हम दुनिया को यह नहीं पता चलने देना चाहते थे कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे बाप पर ऐसा क्या भूत सवार हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें यह करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मोंटी इससे आगे कुछ और कहता, उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस चीज का पता लगाना चाहूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं जानता हूं और समझता भी हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी वही करता जो तुम कर रहे हो। लेकिन इस बार फिर से मोंटी की जुबान पर कुछ आते आते रह गया। जब वो ये सब कह रहा था तो अभिनव उसे बड़े ध्यान से देख रहा था।
वो असल में मोंटी के चेहरे के जरिए उसके ख्यालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अभिनव को ईमानदारी की चमक नजर आ रही थी, लेकिन अभिनव उन लोगों में से नहीं था जो आंखों के धोखे में आ जाए। वो किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे पूरी तरह से परखना पसंद करता था, और फिर यहाँ तो मामला उसके पिता की हत्या का था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ है? अभिनव ने ठंडे दिमाग से दोबारा वही सवाल किया। किसने कहा कि मैं ये नहीं जानता? मैं जानता हूं मेरे पिता कहाँ है। वो ऊपर है, वहां। मैंने खुद उनकी चिता को अपने हाथों से आग दी थी। मोंटी ने कहा। ये बात सुनते ही अभिनव को अपने ऊपर शक होने लगा। उसे लगा कि उसे उन यादों के गलियारों में फिर से जाने की जरूरत थी, जहां से ये ढेर सारे सवाल उसके जहन में आ रहे थे। वो ये देखना चाहता था कि कहीं उससे कोई चूक तो नहीं हुई, कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, या फिर अभी उस होटल में कहीं उसकी आंखों ने उसके साथ खेल तो नहीं किया। सच में वो आदमी राणा ही था, या अभिनव का दिमाग उसके साथ कोई गंदा खेल खेल रहा था? अभिनव का जहन सवालों से पूरी तरह लद चुका था, और जवाब थे कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में मोंटी ने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उस पर मैं नाराज हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मोंटी ने फिर से अपनी जुबान को रोका और थूक निगलते हुए बोला, लेकिन अगर ये सुनकर भी तुम्हारे जी को चैन नहीं पड़ता तो तुम मुझे मार सकते हो। अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारे कलेजे को इससे जरा सी भी ठंडक पड़ती है तो एक पल के लिए भी मत सोचो और मार डालो मुझे। इतना कहते ही मोंटी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोला, मैं उफ तक नहीं करूंगा, खुशी खुशी मरूंगा। मैं टाइगर का आदमी हूं, और टाइगर के हाथों मारे जाना अपनी शान समझूंगा। अपने बाप के पाप की भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। जब मोंटी ये सब कह रहा था तो अभिनव उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके जवाब में वो क्या कहे। अभिनव के पास शब्द कम पड़ गए थे। अभिनव ने तुरंत मोंटी से नजरें फेर ली और भावनाओं के उस उबाल को काबू करने की कोशिश करने लगा जो उसके अंदर उमड़ रहा था। उधर मोंटी ने बोलना बंद नहीं किया था। आज वो अपना दिल पूरी तरह से हल्का करना चाहता था। उसने आगे कहा, याद है तुमने उस दिन कहा था कि है। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए अपने चेहरे को जोर से मलने लगा। हो सकता था कि मोंटी सही कह रहा हो सकता था कि अभिनव ने किसी गलत आदमी को देखा हो। राणा के जिंदा रह जाने का अभिनव के पास कोई पुख्ता कारण नहीं था। अभिनव ने फिर से मोंटी को देखा। वो अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। अभिनव कारण तो नहीं जानता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे मोंटी पर विश्वास करना चाहिए, जैसे उसने लक्ष्य पर किया, यह जानते हुए कि लक्ष्य जासूस हो सकता है। अभिनव को अपने अंदर की आवाज को आज भी उसी तरह से सुनना चाहिए था जिस तरह से वो हर बार सुना करता था। उठो, अभिनव ने धीरे से कहा। मोंटी उसका कहा मानकर एक ही बार में उठ गया। उसने धीरे से पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वो लगातार अभिनव की आंखों में देख रहा था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बड़ा होने के नाते तुम्हारी जगह नहीं लेने वाला हूं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि
मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो गया है, वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन तुमने अभी मुझसे जो वादा किया है, तुम उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। गुड बाय। इतना कहकर बिना मोंटी के जवाब का इंतजार किए अभिनव सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच उसने अपने माथे पर से पसीना पोंछा, जो आज कुछ ज्यादा ही आ रहा था। कहीं सच में उसकी आंखें उसके साथ फरेब तो नहीं कर रही थी। अभिनव गाड़ी में बैठा और उसने आंखें बंद कर ली। ना तो अभी तक उसे उस जासूस का पता चला था और ना ही उसे ये मालूम था कि उसके बाप को किसने मारा था। टाइगर होना डिलीवरी बॉय होने से कितना ज्यादा मुश्किल है, अभिनव ने अपने आप से कहा और गाड़ी चालू कर ली। ठीक इसी वक्त अभिनव के फोन पर एक मैसेज आया। ये लक्ष्य का मैसेज था। अभिनव ने उसे पढ़ा और पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत डॉन को फोन मिला दिया। हाय बॉस। उधर से डॉन ने चहकती हुई आवाज में कहा और आगे बोला, मैं आपको ही फोन करने वाला था। आपको जो चाहिए उसके बारे में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। गुड, तो फिर कल दोपहर मिलते हैं 3 बजे। कल हम दोनों को लक्ष्य से मिलने जाना है साथ में। एक बार उससे मुलाकात हो जाए, उसके बाद तुम मुझे जो बताना चाहते हो बता देना। ओके बॉस, जैसा आप कहो। डॉन ने कहा और इतने में ही अभिनव ने फोन काट दिया। उसकी थकान अब उसके दिमाग पर भारी होने लगी थी, साथ ही उसे भूख भी लग रही थी। इसलिए अभिनव जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी को घर की तरफ ले जाने लगा। हालांकि वो जानता था कि घर जाकर उसे खाना नहीं मिलने वाला था, मगर वो कम से कम सुकून से सो तो सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अभिनव की आंखों ने उसे धोखा दिया था? क्या मोंटी की बात सच थी या कोई नाटक? आखिर कहा था राणा अग्निहोत्री, इस लोक में या परलोक में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। मोंटी अभिनव के पैरों में गिर चुका था और उससे माफी मांग रहा था। वो अभिनव के दिल को शांत करने के लिए उसके हाथों मरने तक को तैयार हो गया था। अभिनव को उसकी आंखों में न जाने क्यों सच नजर आ रहा था। अभिनव ने उसे पूरी तरह से माफ तो नहीं किया, लेकिन वो मामले को बिना आगे बढ़ाए वहां से निकल आया। कुछ देर के सफर के बाद अभिनव अनन्या के घर पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होता, उससे अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। सच बताओ तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए जरा भी टाइम नहीं है, अनन्या ने बहुत शांति से कहा। लेकिन उसके इन शब्दों से सनी को गुस्सा आ गया। वो उबलते हुए बोला, पता था, मुझे पता ही था कि तुम यही कहने वाली हो। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर ये सब तुम्हारे साथ होता ना, तब तुम्हें पता चलता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तुम तो वहां चुपचाप बैठी रही, लेकिन कभी तुमने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे कैसा लगा होगा? क्या? सनी के मुंह से ये इल्जाम सुनते ही अनन्या हैरान हो गई और उसने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं? अपने सिर पर हाथ रखो और कसम खाकर कहो कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुमने कभी मेरे लिए नहीं चाहा। इस बीच अनन्या के कानों में अभिनव की बातें गूंज रही थी। अभिनव ने उसे सनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अनन्या ने जानबूझकर उस बात को इग्नोर किया था। अनन्या का इल्जाम सुनते ही सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा। तभी मेड अपने हाथ में गर्मा गर्म कॉफी लेकर आई। लेकिन जब उसने देखा कि अनन्या और सनी के बीच बहुत जोर से झगड़ा चल रहा है, तो उसने धीरे से कप टेबल पर रखा और वहां से चली गई। इस बीच अनन्या सनी से बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम टॉप वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए रिश्वत देते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ? तुम मेरी तरह तो नहीं हो, लेकिन मुझसे कुछ कम भी नहीं हो, सनी ने कहा। ये बात अनन्या से सुनी नहीं गई और वो एकदम से बोल पड़ी, अच्छी बात है, तुम्हारे दिमाग में जो भी गोबर उपज रहा है उसे उपजाओ, अच्छे से उपजाओ, लेकिन प्लीज उसे मेरे सामने यहाँ टेबल पर मत फैलाओ, ओके? अनन्या के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनते ही सनी को भयंकर गुस्सा आ गया। वो कुछ उठाकर अनन्या के मुंह पर मारना चाहता था। उसने आव देखा ना ताव और गर्म कॉफी से भरे कप की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अभिनव ने सनी को ये करते हुए देख लिया था।
वो अनन्या को चोट नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए जैसे ही सनी ने कॉफी का कप अनन्या पर फेंका, वैसे ही अभिनव उछला और अनन्या से लिपट गया। कप सीधा उसके सिर पर लगा और सारी गर्मा गर्म कॉफी उसकी पीठ पर गिर गई। आह! अभिनव के मुंह से चीख तो निकली, लेकिन उसने अनन्या को बचा लिया। अभिनव! अनन्या जोर से चिल्लाई। तभी अभिनव उससे अलग हो गया। अनन्या ने देखा कि अभिनव की शर्ट कॉफी की वजह से उसकी चमड़ी से चिपक गई है। अभिनव की पीठ बुरी तरह से जल गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। अनन्या तुरंत टिश्यू और पानी लेकर अभिनव की तरफ बढ़ी। इतने में अभिनव ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया। तुम ठीक हो? अनन्या ने अभिनव को टिश्यू और पानी दिया और गुस्से में सनी को घूरने लगी। इतने में अभिनव ने सनी से कहा, सनी, प्रोटॉन में जो कुछ हुआ उसमें अनन्या का हाथ नहीं था। आज के बाद अगर तुमने इसका इल्जाम अनन्या पर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनी अंदर से तो बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन वो अपनी घबराहट दिखा नहीं सकता था। ऐसे में उसने अनन्या से कहा, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम और तुम्हारा ये फटीचर हस्बैंड जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे मामलों में टांग अड़ाना छोड़ दो। तुम इतना सब कुछ इसलिए बोल पा रहे हो ना क्योंकि दादाजी आसपास नहीं है, वरना उनके सामने तो तुम्हारी जुबान भी नहीं खुलती। अनन्या ने पलटकर जवाब दिया। सनी ने गुस्से में एक बार को इधर उधर देखा और उसकी नजर अभिनव पर पड़ गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, सनी अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और उसकी नजर अभिनव पर पड़ी। अभिनव की हालत देखकर न जाने क्यों अनन्या को अभिनव की चिंता हुई और उसने कहा, तुम ठीक हो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। अनन्या जानती थी कि अभिनव झूठ बोल रहा था। कप फूटने की आवाज सुनते ही 3 मेड्स दौड़ती हुई डाइनिंग एरिया में पहुंच गई थी। अनन्या ने उन्हें एक पल के लिए घूरते हुए देखा और फिर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए दौड़ पड़ी। उसे ये तो नहीं पता था कि अभिनव को कितनी चोट लगी थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि अभिनव की हालत ठीक नहीं थी। वैसे इसमें गलती उसी की थी। अगर वो सनी को इतनी बुरी बात नहीं कहती तो शायद सनी कभी कप उठाकर नहीं फेंकता। जैसे ही अनन्या कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि अभिनव शीशे के सामने खड़ा था। उसने शर्ट नहीं उतारी थी और वो अपनी पीठ पर लगे घाव को देखने की कोशिश कर रहा था। तुम सच में ठीक हो? अनन्या ने दोबारा पूछा। वो दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने में हिचक रही थी। उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, मैं तो ठीक होंगी ही ना। मेरे ऊपर गिरने वाली कॉफी तो तुमने अपने ऊपर गिरवा ली। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसे तुरंत वो घटना याद आ गई जो अभी कुछ मिनट पहले हुई थी। अनन्या ने इससे पहले कभी अभिनव को हंसते हुए नहीं देखा था। अनन्या को आज पहली बार रियलाइज हो रहा था कि अभिनव हंसते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। इतने में अभिनव ने कहा, कोई बात नहीं, पति का तो काम ही होता है पत्नी की मुसीबतों को अपने सिर ओढ़ने का। ये मजाक का टाइम नहीं है, अनन्या ने बड़बड़ाते हुए कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसने अभिनव के पास आकर कहा, देखिए जरा कॉफी ने कितना डैमेज किया है। मैं ठीक हूं अनन्या, तुम्हें सच में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभिनव ने जिद करते हुए कहा। अनन्या ने उसकी बात नहीं सुनी और जमीन पर फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया। इसके बाद उसने अभिनव की शर्ट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोली, लाओ मैं इसे उतार दूं। वो अभिनव की शर्ट का बटन खोलने ही वाली थी कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं कर लूंगा। और फिर वो खुद ही अपनी शर्ट उतारने लगा। अनन्या ने उसकी पीठ पर जो पहली चीज देखी वो था एक बड़े से टाइगर का पंजा। ये तुमने कब बनवाया? अनन्या ने पूछा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पंजे पर बने नाखूनों को आहिस्ते से छूकर देखने लगी। उसे इस पंजे के पीछे की कहानी पता नहीं थी, इसीलिए उसे पंजे से डर भी नहीं लग रहा था। असल में अनन्या को वो मर्द अच्छे लगते थे जो अपने शरीर पर टैटू बनवाते थे, लेकिन हरदेव को ऐसे आदमी जरा भी पसंद नहीं थे। सनी ने खुद अपने शरीर पर कुछ टैटूज बनवा रखे थे। इस मामले में वो बचपन से ही जिद्दी
और अड़ियल था, लेकिन फिर भी हरदेव की उसके साथ इतनी कैसी बनती थी, अनन्या को कभी समझ नहीं आया। तभी अभिनव ने उसे ख्यालों से बाहर लाते हुए कहा, ये टैटू मेरी पीठ पर बचपन से बना हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा छोटा हो गया है। ये सुनते ही अनन्या ने अपना ध्यान टैटू पर से हटाया और उसकी पीठ पर मौजूद घाव पर लगाया। उसकी पीठ लाल हो गई थी। हालांकि अभिनव की मोटी सी शर्ट ने उसे बचा लिया था, वरना ये घाव गहरा भी हो सकता था। उसकी पीठ देखकर अनन्या बोली, घाव कुछ खास नहीं है, मैं तुमसे कह ही रहा हूं कि मैं ठीक हूं। अभिनव ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। अनन्या ने उसकी बात दोबारा इग्नोर की और बोली, क्या तुम 2 मिनट मेरे साथ बाथरूम में आ सकते हो ताकि मैं ये पीठ धो सकूं? प्लीज जल्दी करना, मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या ने अभिनव की आंखों में देखा और बोली, तुमने कुछ खाया नहीं? पहले क्यों नहीं बोला? जब अभिनव ने इसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। इससे पहले कि अनन्या वापस आती, अभिनव नहाने के लिए बाथरूम में घुस चुका था। नहाने के बाद उसने सिर्फ पैजामा पहना हुआ था। वो जानता था कि अनन्या उसकी पीठ धोए बिना मानने नहीं वाली थी, इसीलिए वो बिना टी शर्ट पहने ही बाहर आ गया था। जैसे ही अभिनव बाहर आया, वैसे ही अनन्या भी कमरे में आ गई थी। उसने अभिनव से कहा, मैंने मेड्स को बोल दिया है, वो अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देगी। तुमने मेड्स को मेरे लिए खाना बनाने को बोला है? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। आज से पहले अभिनव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभिनव को चाहे भूख लगे या नींद आए, अनन्या को आज से पहले इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज अनन्या ने जो किया उसे देखकर अभिनव सच में हैरान हो गया था। तुम नहा लिए हो ना? लाओ मैं तुम्हारे घाव पर लोशन लगा देती हूँ ताकि तुम्हें जलन ना हो, अनन्या ने कहा और अभिनव को बैठाकर उसकी पीठ पर लोशन लगाने लगी। लोशन लगाते हुए ही अनन्या के दिमाग में एक सवाल आया और उसने अभिनव से पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अनन्या ने आगे कहा, प्रोटॉन में जो कुछ भी होता है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मैं ये सवाल तुमसे पहले भी पूछने वाली थी, लेकिन तब टाइम ठीक नहीं था। अभिनव उसके सवाल के जवाब में चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। उसने कभी सोचा नहीं था कि अनन्या ऐसा कोई सवाल कर सकती है। वो जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैं एक कोने में खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। इसके अलावा इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं बस गेस करता हूँ कि कौन किस बात को असल में क्यों कह रहा है। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और एक पल के लिए खामोश हो गई। आखिर में उसने कहा, थैंक यू। अभिनव को फिर से अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सुना तो थैंक यू ही था, लेकिन उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि अनन्या ने थैंक यू कहा होगा। इतने में अनन्या ने दोबारा कहा, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अगर कॉफी मेरे ऊपर गिरती तो शायद मेरे शरीर पर ज्यादा घाव आ सकते थे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद अनन्या उठी और अभिनव की पुरानी शर्ट को उठाने से पहले ही एक पल के लिए उसे देखने लगी। फिर उसने उसे उठाया और उसे लेकर बाहर निकल गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में शर्ट नहीं थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी शर्ट खराब हो गई, मैं तुम्हें नई खरीदवा दूंगी, अनन्या ने कहा। अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, उसकी जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और इतना कहकर अभिनव कमरे से बाहर चला गया। अनन्या जब उसे जाते हुए देख रही थी तो अपने आप ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। अनन्या ने अभिनव के साथ जो किया था उसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिनव उसके लिए ऐसा कुछ कर सकता है। उससे रहा नहीं गया और वो अभिनव के पीछे जाने लगी। जब अभिनव कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मेड्स ने उसके लिए चीज ग्रिल सैंडविच, पनीर पकोड़े और ठंडा ठंडा श्रीखंड लगा रखा था। साथ में कुछ फ्रूट्स भी थे। अभिनव जैसे ये सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा, वैसे उसका फोन बज उठा। ये चाहत का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय चाहत। अभिनव को पता नहीं था कि अनन्या भी उसके पीछे आ रही थी और अभिनव के फोन उठाने से पहले ही उसके पीछे खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही अनन्या ने चाहत का नाम अभिनव के मुंह से सुना तो वो रुक गई। ना जाने क्यों उसे अपने अंदर एक भयंकर सी जलन महसूस हुई।
अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों इतनी रात को फोन किया था चाहत ने अभिनव को? क्या कारण था अनन्या की जलन का? क्या अनन्या के दिल में अभिनव के लिए प्यार पनपने लगा था? क्या नया मोड़ लेने वाली थी इस शादी की अफलातून गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अनन्या को जब पता चला कि अभिनव भूखा है तो उसने अभिनव के लिए मेड को बोलकर खाना बनवा लिया। अभिनव जब खाना खाने नीचे पहुंचा तो उसके फोन पर चाहत का फोन आ गया। पीछे खड़ी अनन्या ने जब अभिनव के मुंह से चाहत का नाम सुना तो उससे जलन सी उठने लगी। भले ही वो अभिनव से प्यार नहीं करती थी, फिर भी अभिनव उसका पति था और वो चाहती थी कि चाहत भी इस चीज का ध्यान रखे। जो भी हो, लेकिन इस मामले में मुझे चाहत से बात करनी ही पड़ेगी, अनन्या ने अपने आप से कहा। अगले दिन सुबह अभिनव जल्दी उठ गया और सिंह परिवार के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गया। इससे पहले कि वो अपनी प्लेट उठाता, वो एक पल के लिए उस पूरे परिवार को देखने लगा। अनन्या भी अभिनव को देख रही थी। कल रात अभिनव ने उसके लिए जो किया था वो उसके जहन में अभी तक ताजा था। वो रात भर से कोशिश कर रही थी कि इस बारे में ना सोचे, लेकिन वो अपने आप को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। जब शर्मिला ने अपनी बेटी को इस तरह से खोया खोया सा देखा तो वो बोली, क्या हो अनन्या, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बात यह है कि इतने में अनन्या की छुरी जैसी तीखी नजरें सीधी सनी से जा मिली। सनी उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वो अनन्या को चैलेंज कर रहा हो कि कल रात जो हुआ उसके बारे में वो सबको बता दे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, उधर से हरदेव ने कहा, तो तुम्हारी प्रोटॉन के साथ अपॉइंटमेंट कैसी रही? हरदेव का सवाल सुनते ही अनन्या जो कहने वाली थी वो कहते कहते रुक गई। ठीक थी। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ से एक मॉडल तैयार करेंगे और मुझे लगता है कि इस काम के लिए चित्रा से बेस्ट कोई मॉडल नहीं हो सकती। चित्रा का नाम सुनते ही सनी के कान खड़े हो गए और उसने घूरते हुए अनन्या को देखा। अनन्या ने अपनी नजर फेर ली तो सनी ने कहा, तुमने मेरे बिना ये फैसला कैसे कर लिया? उसकी ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनते ही हरदेव ने सनी को देखा। वो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए और बोले, तुम्हारे बिना मतलब? तुम क्या कल मीटिंग में नहीं थे? तुम लोगों ने इस बारे में साथ में डिस्कशन नहीं किया? हरदेव का सवाल सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, टाइगर ने मुझे मीटिंग में बैठना अलाउ नहीं किया। रानी ने मुझे मीटिंग शुरू होने से पहले ही बाहर भिजवा दिया। यह सुनते ही अभिनव को हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन हरदेव को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस चीज के लिए एक और मीटिंग करेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। राजीव ने हरदेव के जवाब में कहा, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए पापा। अभिनव ने भी राजीव की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, टाइगर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम इतनी आसानी से ना तो उसकी बात टाल सकते हैं और ना ही उससे पंगा ले सकते हैं। उसकी बात सुनते ही ना जाने क्यों सब लोगों की नजरें अभिनव की तरफ घूम चुकी थी। अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो काफी पावरफुल है। ये सुनते ही शर्मिला मुस्कुराई और बोली, तुम जिंदगी में पहली बार कुछ सेंसिबल बात कर रहे हो। पापा, मेरे हिसाब से ये सही कह रहा है। हमें टाइगर से बेकार में लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। अभिनव ने आगे कहा, हाँ, वरना उसकी नाराजगी हमें भारी पड़ सकती है। हरदेव ने उन सभी लोगों की बातों को सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग सही कह रहे हो। मैं फिर से सनी को एलएस कॉर्पोरेशन का सीईओ बना देता हूँ। उनके मुंह से ये बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? हाँ, वो पूरी कंपनी का क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा और अनन्या एलएन मटेरियल की सीईओ रहेगी। हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को कैंसिल कर देंगे। हरदेव ने कहा। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो रात भर से यही सब सोच रहे थे। अनन्या को उनकी बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे रह रहकर अभिनव की बात याद आ रही थी। अभिनव ने उसे वार्न किया था, लेकिन तब तो अनन्या के कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। अभिनव जो कुछ भी कहता था वो सब आखिरकार सच हो गया था। हरदेव सिंह सनी को ही फेवर करने में लगे हुए थे। थैंक यू सो मच दादू। सनी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ
पहले हरदेव और फिर अनन्या को देखते हुए कहा। अनन्या ने भी उसे एक पल के लिए गुस्से में देखा और बोली, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी मॉडल चित्रा ही होने वाली है। ये कहने वाली तुम कौन होती हो? प्रोजेक्ट मैनेजर मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन हमारे लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और बहुत सी मॉडल्स है जो चित्रा से बेटर है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा पॉपुलर भी है। सनी ने अपनी तरफ से कहा। इस बात के जवाब में अनन्या ने शिकायत भरे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन उनमें से कितनी ऐसी है जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती हैं? एक भी नहीं। इसके अलावा अगर हम चित्रा को अपना मॉडल चुनते हैं तो लोगों को एक फ्रेश फेस मिलेगा, और वैसे भी चित्रा लोगों को आराम से कन्विंस भी कर लेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हाँ, अनन्या सही कह रही है। चित्रा अगर हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है तो हमें लोगों को कन्विंस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वो ये काम आराम से कर लेगी। और वैसे भी इंडिया में चित्रा का चाहे नाम ना हो, लेकिन वो जहाँ से भी आई है वहाँ की तो वो सुपर मॉडल ही थी। हरदेव ने अनन्या का समर्थन करते हुए कहा। सनी को हरदेव की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मन ही मन हरदेव को गाली दे रहा था, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने कहा, ठीक है, लेकिन वो हमारी एम्बेसडर नहीं बनेगी। उसके लिए हम किसी और को ढूंढेंगे। ये सुनते ही फिर से अनन्या ने तपाक से जवाब दिया, मेरी दोस्त इस मामले में भी बाकियों से ज्यादा कैपेबल है, लेकिन तुम्हें ये सच डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी ना। देखो, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। जो कुछ भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। सनी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर क्या हम लोग अटायर पिक करने वाले हैं? अगर हाँ, तो अभी जाकर देवेन से मिलो और इस बारे में बात करो, ताकि हम आज से शूट शुरू कर सके। अनन्या ने जवाब में कहा। सनी ने उसकी बात पर नजर चुराई और बोला, देवेन देश छोड़कर जा चुका है। क्या मतलब छोड़कर जा चुका है? हरदेव ने सनी की तरफ देखते हुए पूछा। उन्हें सनी की ये बात बड़ी अजीब लगी। सनी ने कहा, हाँ, उसने कंपनी बेच दी है और वो यहाँ से चला गया। मुझे भी इस बारे में काफी वक्त के बाद पता चला। सनी ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा। अभिनव सनी को देख रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए उन दोनों की आंखें बस एक दूसरे को देखे जा रही थी। सनी की आंखों में एक तरह की चालबाजी छुपी हुई थी। वो अपनी आंखों के जरिए अभिनव से कुछ ऐसा कहना चाहता था जिसका बहुत गहरा मतलब हो। अभिनव भी उसकी आंखें देखकर समझ गया था कि सनी के पास कोई तो ठोस खबर थी। इतने में राजीव ने कहा, मुझे नहीं लगता कंपनी का नया मालिक उसे वैसे ही चला पाएगा जैसे देवेन चलाया करता था। अनन्या ने जवाब में कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रोटॉन को ही कॉस्ट्यूम्स हैंडल करने के लिए कह देना चाहिए। वो लोग इतने सालों से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनके पास जरूर ब्रांड्स होंगे। सनी ने अनन्या की बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे कोई इशू नहीं है। इतना कहते ही सनी डाइनिंग टेबल से उठ गया। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठे और काम पर जाने के लिए रवाना होने लगे। लेकिन अनन्या आज इतने जल्दी काम पर नहीं जाने वाली थी। वो ऑफिस जाने से पहले चाहत से मिलना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी। वैसे भी दोनों को अकेले मिले हुए बहुत वक्त गुजर गया था। अनन्या को नहीं पता था कि वो चाहत को क्यों इग्नोर कर रही थी। हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास तब हुआ जब उसे अभिनव और चाहत के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आने लगी। इस कारण से ना जाने क्यों अनन्या को काफी बुरा भी लग रहा था। उधर जब अनन्या ये सब सोच रही थी तो इधर चाहत अपने कैबिन में बैठी एक फाइल देख रही थी। ठीक उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। चाहत ने कहा, कम इन। उधर से दरवाजा खुला और अनन्या उसके कैबिन में दाखिल होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाहत। चाहत अनन्या को इस वक्त अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो गई। उसने अनन्या को एक पल के लिए देखा और बोली, गुड मॉर्निंग अनन्या, कैसी हो? और पहले तो ये बता कि तू इतने टाइम से कहाँ गायब थी? कहीं नहीं, यही हूँ, बस थोड़ा काम रहता है तो उसमें बिजी थी। अच्छा, चल बता तो, आज फुर्सत से आई है या आज भी किसी काम से ही? चाहत ने मुस्कुराते हुए पूछा और अनन्या को बैठने के लिए कुर्सी ऑफर की। मुझे अपनी दोस्त से मिलने के लिए भी कोई काम निकालना पड़ेगा क्या? जवाब में अनन्या ने कहा और बैठ गई। ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा,
क्या हम अब भी दोस्त थे? अनन्या को इतने ईमानदार सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि हम दोस्त नहीं हैं? ये सुनते ही चाहत ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैंने सुना है कि चित्रा वापस आ गई है। उसे आए हुए इतना टाइम हो गया और फिर भी तुम लोग एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। हाँ, एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी और तुमसे इसी बारे में बात करने आई थी। क्यों ना हम लोग आज शाम कहीं हैंग आउट करें, क्या कहती हो? अनन्या ने चाहत की शिकायतों को दूर करने के लिए उसे ऑफर देते हुए कहा। चाहत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच एक खामोशी छा गई थी। अनन्या चाहत को देख तो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की बात कैसे शुरू करे। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और बोली, वैसे मुझे भी तुमसे एक शिकायत है। जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम्हें मेरे पति से मिलने के लिए तो टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कभी टाइम नहीं मिलता। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? उसका सवाल सुनते ही चाहत को हंसी आ गई और उसने कहा, क्यों? हम दोनों के मिलने की वजह से तुम डिस्टर्ब हो रही हो क्या? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें तो इस चीज की परवाह भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे परवाह? वो मेरा पति है, शादी हुई हम दोनों की। हाँ मालूम है, लेकिन तुम उसे कहाँ पति मानती हो? न ही उसके साथ पतियों जैसा क्या, तुम तो उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं करती हो। तो फिर तुम उसे लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? यह सुनते ही अनन्या को झटका सा लगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और बोली, हाँ, लेकिन तब भी वो मेरा पति है और तुम उसे मुझसे यूं छीन कर नहीं ले जा सकती। ये सुनते ही चाहत ने अनन्या को एक पल के लिए देखा और बोली, मैं क्यों नहीं ले जा सकती? ये बात सुनते ही अनन्या के गाल गुस्से से लाल हो गए थे। उसे जो शक था वो अब सच में बदलता दिख रहा था। अनन्या ने कहा, ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर दूंगी। इतना कहते ही अनन्या अपनी जगह से उठी और चाहत के कैबिन से बाहर निकल गई। वो गुस्से में बुरी तरह से तमतमा रही थी। उधर जब अनन्या चाहत के ऑफिस से निकल चुकी थी, तब इधर अभिनव भी गाड़ी लेकर डॉन के घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने देखा कि डॉन और रंजन उसके इंतजार में पहले से ही बाहर खड़े थे। गुड आफ्टरनून बॉस, उन दोनों ने साथ में एक सुर में कहा। अभिनव ने उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डॉन आगे वाली सीट पर बैठा और रंजन पीछे वाली पर। अभिनव ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहाँ जा रहा था अभिनव? क्या कारण था उसका लक्ष्य के साथ मुलाकात का? और क्या चाहत अनन्या से अभिनव को छीन कर ले जाएगी, या अनन्या अभिनव का दिल जीतकर हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव डॉन के घर के सामने रुका ही था कि डॉन और रंजन गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। डॉन आगे की सीट पर बैठ गया और रंजन ने पीछे की सीट ले ली थी। क्या मैं गाड़ी चलाऊं बॉस? रंजन ने पूछा। अभिनव ने ना में सिर हिलाया और इतनी तेजी से गाड़ी मोड़ी कि रंजन का सिर आगे की सीट से लगभग टकरा ही गया था। अरे बॉस, आराम से। सीट बेल्ट क्यों होती है, लगाओ ना उसे। अभिनव बुदबुदाया। वो असल में लक्ष्य से मिलने की जल्दी में था। लक्ष्य ने एक दिन पहले ही मैसेज भेजा था। उससे अभिनव को ये समझ आ गया था कि उन दोनों के पास कोई भी बात करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट्स होंगे, इसीलिए अपने समय का वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पास कोई खबर है डॉन? अभिनव ने एक पल डॉन की ओर देखकर पूछा। मेरे पास एक्चुअली एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। आप पहले कौन सी सुनना चाहोगे? डॉन ने फीकी सी मुस्कान देकर कहा, पहले अच्छी खबर आनी चाहिए, बोलो, और शॉर्ट में बताना, बकवास नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अरबाज का परिवार शहर में नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो ये भी लगता है कि उसका कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन डॉन एक्साइटेड होते बोला, मुझे भनक लग गई है कि उसका भी परिवार है। वो बस उन्हें अपने गंदे धंधे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रंजन ने भी डॉन की बात में हामी भरते हुए कहा, मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस महीने उससे कोई मिलने आया था, लेकिन फिर उन्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना भी पड़ा। मुझे लगता है कि
अरबाज ने ही उसे शहर छोड़ने पर मजबूर किया होगा। उसे डर होगा कि दूसरों को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ना चले। अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के परिवार को बंधक बनाकर रखता है, उसे रात में इसी चीज की तो बेचैनी होती है कि उसका खुद का परिवार सेफ होगा या नहीं। यही खेल है कर्म का। अभिनव ने अब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर मोड़ ली और फिर डॉन की ओर देखकर उसे इशारा किया आगे की बात बताने का। डॉन ने सांस छोड़ी और कहा, बुरी खबर यह है कि हमें उन परिवारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। वो लोग मानो दुनिया से गायब ही हो चुके हैं। आप कहो तो कोई चारा डालकर उन्हें बाहर निकाल ले बॉस, लेकिन इस तरह के प्लान में बहुत ज्यादा रिस्क है। अभिनव ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और फिर वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, कोई ऐसा अड्डा जो अरबाज का हो? हाँ, रंजन ने तुरंत जवाब दिया। अरबाज अपने घर के बेसमेंट में सौदे करता है। हो सकता है सौदे के अलावा वहाँ और भी बहुत सारी हरकतें होती हो। बढ़िया, उस जगह को चेक करने जाएंगे फिर हम, अभिनव ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा। डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर डॉन बोलने लगा, लेकिन बॉस, उसका परिवार तो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया है। वो बेसमेंट में थोड़ी ना होंगे। अभिनव ने डॉन की बात खत्म होते ही अचानक एक खुले मैदान में गाड़ी रोक दी और फिर डॉन की ओर घूरते हुए कहा, हम अरबाज के परिवार को नहीं ढूंढ रहे, हम लक्ष्य के परिवार को ढूंढ रहे हैं डॉन। जी बॉस, लेकिन हम ऐसी जगह आकर क्यों रुक गए? रंजन ने अपने आसपास देखकर हैरान होकर पूछा। वेल, हमें जहां आना था हम वहां आ चुके हैं रंजन। अभिनव ने हल्के से कंधे उचकाए और कहा। रंजन और डॉन कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे की सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आकर बैठ गया। प्लीज गाड़ी चलाते रहिए, रोकिए मत। अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी को उस जगह से तब तक फुल स्पीड में निकालता रहा जब तक वो फिर से सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए थे। हम यहाँ लक्ष्य के लिए आए थे ना? रंजन ने अपने पास बैठे आदमी को देखकर हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान जगह पर कोई पिकनिक मनाने तो नहीं आएगा ना? अभिनव ने कहा और फिर अपना रियर मिरर एडजस्ट करते हुए लक्ष्य की शक्ल देखी। कैसे हो लक्ष्य? मैं ठीक हूँ सर, बस एक बात बतानी थी आपको। मुझे पता चला है कि कल अरबाज और दिक्पाल की मीटिंग क्यों हुई थी। लक्ष्य ने थोड़ा घबराते हुए कहा। वो अभी भी इधर उधर देखे जा रहा था, इस डर से कि कहीं उसे किसी ने देख न लिया हो। इसी वक्त डॉन चिल्ला उठा, क्या अरबाज दिक्पाल से मिला था? हाँ, लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। दिक्पाल पहले भी टाइगर सर का दुश्मन था और आज भी है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश भी है क्योंकि उसे जल्द ही टाइगर की कमजोर नस का भी पता चल जाएगा। लक्ष्य ने अपना थूक निगलते हुए कहा। ये कहते हुए वो बहुत घबरा रहा था। पूरे देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो टाइगर और कमजोरी जैसे दो शब्दों को एक साथ जोड़कर कहे। इसीलिए लक्ष्य को काफी डर भी लग रहा था। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और शीशे में से नजर हटा ली। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। अरबाज ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसने आपको देखा है और फिर उसने दिक्पाल के साथ एक डील भी कर ली थी। हालांकि मुझे ये तो पता नहीं चला कि वो डील किस बारे में थी, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि सर, अरबाज आपके लिए जाल बिछाने की पूरी प्लानिंग में है। लक्ष्य ने नजर झुकाते हुए बात खत्म की। जहां सभी लोग उसे देख रहे थे, वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है लक्ष्य, शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास और इन्फॉर्मेशन हो तो बताने से हिचकिचाना मत। ये सुनकर लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो गाड़ी से उतरने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसके हाव भाव बदल गए और उसने अभिनव की तरफ देखा। निहारिका के बारे में क्या हुआ सर? अभिनव ने अपनी भौहें उठाई। निहारिका? मेरी बीवी निहारिका और मेरी बेटी बिंदु, उसने धीमी आवाज में उदासी से कहा। उनके बारे में कुछ पता चला? लक्ष्य की आंखों में आशा थी और अभिनव उसे डॉन की दी हुई बुरी खबर सुनाकर चकनाचूर नहीं करना चाहता था। जल्द ही लक्ष्य, मैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है। ठीक है सर, मुझे आप पर भरोसा है। आप टाइगर है।
कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्य मुस्कुराया और गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे हाँ, एक और बात। जैसे ही लक्ष्य ने गेट खोलकर एक पैर बाहर रखा, तब अभिनव ने उसे फिर से रोक लिया। तुमने उस दिन जो कहा था उसका क्या मतलब था? उस दिन मतलब अरबाज ने मेरे साथ क्या किया वो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर लक्ष्य फिर से मुस्कुराया और बोला, अरबाज बहुत ही टेढ़ा आदमी है सर। उसने ये सब पहले से ही प्लान बना रखा था। उसके लिए काम करने वाले ज्यादातर लोग अपना काम जबरदस्ती कर रहे हैं। हम सभी की उसके पास अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अरबाज जानता था कि वो क्या कर रहा है और इसीलिए वो हमें उनसे मिलने नहीं देता। ज्यादातर लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग अपनी इच्छा से भी काम कर रहे हैं उसके पास। सही बोला ना? डॉन ने पूछा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे अब जाना होगा। अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गई तो जान पर बात आ जाएगी। तुम जा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अरबाज मेरे लिए क्या जाल बिछा रहा होगा? अभिनव ने पूछा। लक्ष्य ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आपके एक आदमी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। शायद वो आपको जबरदस्ती फुसलाएंगे या धोखा देंगे, क्योंकि अरबाज ही वो है जो जानता है कि आप कैसे दिखते हो। सिर्फ उसे ही ये करना पड़ेगा। अभिनव ने उसकी बात समझकर हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, ओके, तुम अब जा सकते हो। लक्ष्य थोड़ा सा झुका और फिर पलट कर जाने लगा। अभिनव ने भी उसे जाते देखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो उस एरिया से निकल गया। बॉस, अरबाज आपको क्या समझता है? वो आपको कैसे बाहर निकाल पाएगा? रंजन ने अचानक कहा। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नजरें रोड पर लाते हुए जवाब दिया, उसके पास इसके लिए एक सही प्लान होगा। हमें उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन असल मुद्दे की बात यह है कि वो दिक्पाल की पूंछ बनकर बैठा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से दिक्पाल की कमजोरी कौन जाता है? जो कमजोरी उसमें ऊपर से दिखती है वो कहीं ना कहीं आपके जैसी है बॉस, डॉन ने कहा। अभिनव ने तुरंत उसकी ओर नजरें घुमा ली। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉन हल्का सा घबरा गया और उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब जैसे आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं ला रहे हो, वैसे ही दिक्पाल भी अपने बेटे की आइडेंटिटी छिपाए बैठा है। क्या? अभिनव चौंक गया। हाँ, कोई भी उसके बेटे को ना जानता है और ना ही किसी ने उसे देखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया उसके बेटे को देखना भी चाहती है। बस दिक्पाल ही उसे पर्दे के पीछे रखकर कुछ तो करना चाह रहा है। वो जासूस भी हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हो बॉस, रंजन ने जल्दी से कहा, जिसे सुनकर अभिनव एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, और वो ढूंढ भी मुझे ही रहा है। शायद इसीलिए दिक्पाल अरबाज की खबर के लिए इतना उत्सुक है। आप लक्ष्य के बारे में क्या करने वाले हो? डॉन ने पूछा। अभिनव ने उसके सवाल को अनसुना करके उससे उल्टा अपना सवाल किया। मुझे दिक्पाल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। किस तरह का आदमी है वो, क्या करता है, क्या नहीं करता है, एवरीथिंग। पर बॉस, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? एक क्रिमिनल का बेटा अपने बाप की ही परछाई होता है डॉन। अभिनव धीरे से मुस्कुराया। हम दिक्पाल की इस कमजोरी का पता लगाएंगे और उसका उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सॉरी बॉस, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन हम आपको टाइगर के रूप में नहीं पहचान पाए तो दिक्पाल का बेटा तो बहुत दूर की बात है, डॉन ने हैरान होते हुए कहा। उसे मन ही मन थोड़ा डर भी लग रहा था। हाँ बॉस, डॉन सही कह रहा है। दिक्पाल के बेटे का पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसे है। रंजन ने भी अपनी बात रखी। अभिनव उन दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं पता लगाने वाला हूँ? डॉन चौंक कर देखता रह गया। लेकिन आपने अभी तो कहा बॉस। डॉन, तुम्हें इस तरह देखकर तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारा नाम डॉन नहीं, छोटा डॉन होना चाहिए था। खैर, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम दिक्पाल के बेटे को खुद ही सामने लाएंगे। डॉन पलक झपकाए हुए कंफ्यूजन में था।
दिक्पाल के बेटे को खुद ही सामने लाएंगे, पर कैसे? जब रंजन को लगा कि मैं अरबाज के साथ मुसीबत में पड़ रहा हूँ, तो उसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी थी। उसका बेटा भी ऐसा ही करेगा। अभिनव ने कहा। लेकिन बॉस, कहानी फिर वही अटकी हुई है। हम तो उसके बेटे को जानते तक नहीं। रंजन ने जोर देकर कहा। अभिनव ने एक बार सिर हिलाया और बोला, हम उसे भले ही ना जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसे कहाँ ढूंढना है। डॉन और रंजन एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर उन्होंने साथ में पूछा, कहा? अगर दिक्पाल का बेटा सच में शहर में है, तो वो ऑब्वियसली अपने पिता के क्लब में भी जाएगा। इतना दिमाग तो तुम दोनों को लगा लेना चाहिए था। डॉन ने एक पल के लिए अभिनव की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। अगर वो सच में अपने बाप की तरह है, तो वो क्लब जाना तो बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद भी हम उसे पकड़ेंगे कैसे बॉस? क्लब में तो बहुत सारे लोग आते हैं। वो तो ये बोल सकता है कि वो दिक्पाल का बेटा नहीं, सिर्फ एक कस्टमर है। अभिनव ने सिर हिलाया। अगर हम वहाँ टिके रह सकते हैं, तो हमें कभी ना कभी तो पता चल जाएगा कि दिक्पाल का बेटा कौन है। इसीलिए मैं दिक्पाल के बारे में पूछ रहा था। अब बस ये उम्मीद करो कि वो अपने बाप जैसा ही हो। यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। वैसे प्लान अच्छा है बॉस, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको ढूंढ लेंगे। रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बात में डॉन ने भी आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर ही दी। इसी वक्त अभिनव ने फिर से कहा, ठीक है, इस प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे पहले हमें फिलहाल अरबाज का वो बेसमेंट देखना पड़ेगा। डॉन और रंजन की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि अभिनव आज ही अरबाज के बेसमेंट में घुसने वाला था। क्या अभिनव अरबाज के बेसमेंट में जाकर टिक पाएगा? आखिर दिक्पाल अपने बेटे की आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था? क्या अरबाज अभिनव के खिलाफ चल रहे प्लान में कामयाब हो पाएगा, या फिर वो फिर से अभिनव के सामने झुक जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। लक्ष्य से मीटिंग के बाद अब अभिनव अरबाज की उस बेसमेंट में जाना चाहता था, जहां से वो अपने सभी इल्लीगल काम ऑपरेट किया करता था। हालांकि डॉन और रंजन उसके इस डिसीजन से हिचकिचा रहे थे। बॉस, बहुत रिस्की काम है ये। कोई जाल भी हो सकता है। हम बेवजह फंस जाएंगे इसमें। डॉन ने सांस छोड़ते हुए कहा। रंजन ने भी डॉन की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ बॉस, आज रहने देते हैं। 2-4 दिन में पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। तब तक हम दोनों पूरा स्टडी कर लेंगे कि बेसमेंट में कैसे घुसना है और कहां से घुसना है। अभिनव ने उन दोनों की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो दोनों सही कह रहे थे। बेसमेंट का ये आइडिया एक जाल भी हो सकता था। और तो और अकरम ने भी इसी बात को लेकर अभिनव को वार्निंग भी दी थी। वो नहीं चाहता था कि अभिनव किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। अरबाज किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था और हो सकता था कि लक्ष्य भी अरबाज की तरह चालाक हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे लक्ष्य पर पता नहीं कैसे पर भरोसा था। मैं अकेला वहां नहीं जा रहा हूँ। पहले बलराज से मिलूंगा, वही मेरे लिए ये काम कर सकेगा, अभिनव ने कहा। जिसके बाद ही डॉन ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है बॉस, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? डॉन के सवाल पर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर जेब में से अपना फोन निकाल लिया। उसने तुरंत ही बलराज का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ बलराज भी जैसे अभिनव के फोन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अभिनव का फोन आया तो बलराज को फोन उठाते देर नहीं लगी। बलराज, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहाँ हो? अरे लोकेशन सेंड करो टाइगर, मैं तुरंत पहुंचता हूँ, बलराज ने बिना किसी अगर मगर के कहा। अभिनव को फिर से एहसास हुआ कि टाइगर होने की पावर क्या थी। उसका सिर्फ एक फोन काफी था किसी को भी अपने सामने लाकर खड़ा करवाने के लिए। बलराज के घर और अपनी लोकेशन के बीच की दूरी कैलकुलेट करते हुए ही अभिनव ने कहा, ठीक है, मैं अभी एड्रेस भेजता हूँ, जल्द से जल्द मुझे वहां मिलो। उसने फोन काट दिया और फोन डॉन की ओर बढ़ाते हुए ऑर्डर दिया, उस जगह का एड्रेस और लोकेशन बलराज को भेजो जहां हम दूसरी बार गए थे। डॉन ने सिर हिलाया और अभिनव से फोन लेकर तुरंत ही बलराज को मैसेज भेज दिया। बॉस, हम सीनियर बलराज से मिल रहे हैं।
रंजन ने अचानक पूछा। अभिनव ने सामने के मिरर से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, हम मिल रहे हैं और हम आज इस केस को खत्म भी कर रहे हैं। जितना जल्दी ये खत्म हो उतना जल्दी हम आगे की सोच पाएंगे रंजन। अरबाज जैसे नमूनों पर बर्बाद करने के लिए मेरे पास और टाइम नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। डॉन और मैं यहाँ हैंडल कर लेंगे। रंजन ने उबासी खाते हुए कहा, थैंक यू बॉस। मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों अचानक से नींद आने लग रही थी। रंजन के मजाक पर अभिनव ने सिर हिलाया और फिर सीरियस होते हुए कहा, अक्सर जो सोए रहते हैं उन्हें ही पता नहीं चलता कि वो कब टपक गए। कोई भी आदमी आकर एक गोली में आपको हमेशा के लिए चैन की नींद सुला सकता है। अभिनव की बात सुनते ही रंजन की नींद उड़ गई और आंखें बड़ी हो गई। हैं? बॉस? नींद में भी होश में रहो रंजन, हमारी जिंदगी आम नहीं है। अभिनव की ये बात अभी भी रंजन को समझ नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इसी वक्त अचानक उनके सामने एक कार आकर रुक गई। उसका दरवाजा खुला और बलराज डिजाइनर कपड़ों में बाहर निकल कर आया। वो 60 की उम्र में भी किसी 30 साल के नौजवान जितना ही फिट दिखाई देता था। उसे देखकर लड़कियां तो क्या, लड़के भी पिघल जाते थे। बलराज सर आ गए। लगता है मुझे टैक्सी करके ही जाना पड़ेगा, रंजन ने कहा और वो गाड़ी से बाहर उतर गया। डॉन अभिनव की ओर मुड़ा। बॉस, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। डॉन गाड़ी से उतर गया। जब बलराज उसके पास से गुजरा तो उसने उसे झुककर सलाम भी किया। बलराज ने कार का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। क्या बात है टाइगर? मुझे लगा एड्रेस पर मिलेंगे, पर हम तो यही मिल गए। गाड़ी चला रहे थे या उड़ा रहे थे? अभिनव थोड़ा मुस्कुराया। आई होप मैंने आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया बलराज। अब ऐसे मैं किसी काम में तो लगा हुआ था, लेकिन टाइगर से बड़ा काम और कुछ नहीं है मेरे लिए। बताओ क्या सीन है और क्या करना है? बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव को उसके जैसे लोग ही पसंद थे। उसे ये भी महसूस हुआ कि माफिया ग्रुप का लीडर होना कितना फायदेमंद भी हो सकता था। अरबाज ने एक बहुत घिनौनी हरकत की है। उसने अपने साथ काम करने वाले कुछ लोगों के परिवारों को बंधक बना लिया है। मैं उन्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उसके घर का बेसमेंट ही वो अड्डा है जहाँ उसने सब कुछ छिपा कर रखा है, अभिनव ने समझाया। बलराज ने कुछ देर उसे देखा। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? लंबी कहानी है, लेकिन अगर जरूरी बात बताऊं तो वो ये है कि वो मुझे दिक्पाल को बेचने की कोशिश कर रहा है। क्या? बलराज की आंखें गुस्से से भर आई। वो जानता है कि तुम टाइगर हो? वो तुम्हें धमकी दे रहा है? अभिनव ने एक बार सिर हिलाया। उसने मुझे पर्सनली धमकी नहीं दी, लेकिन मेरे जासूस ने मुझे बताया कि वो ऐसा कुछ प्लान बना रहा है। पर ये बात की बात है, फिलहाल मुझे बस इन लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। बलराज ने शक करते हुए भौहें उठाई। पर ये लोग है कौन टाइगर? मेरे जासूस का परिवार। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी नजरें थामी। मैंने उसे अपनी जुबान दी है उसके परिवार को सही सलामत वापस लाने की। बलराज ने सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है टाइगर, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जब वो अरबाज उसके घर पर नहीं होगा तब मैं उसके इस अंडरग्राउंड बेस में घुसता हूँ। कब? अभिनव के सवाल पर बलराज ने इसके बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर अभिनव की ओर देखा और कहा, आज रात ही। हमला तभी करना चाहिए जब दुश्मन के मन में हमला होने का एक भी ख्याल नहीं आ रहा हो। अभिनव मुस्कुराया। उसे ये तो लगा कि अभी माफिया की इस दुनिया में उसे काफी चीजें जानने और सीखने की जरूरत थी। हालांकि उसे खुशी इस बात की थी कि उसे सिखाने वाले हर दम उसके साथ खड़े थे, जैसे कि बलराज। यही सही है। जैसे ही आप रेडी हो मुझे मैसेज करो, अभिनव ने कहा। बलराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैसेज तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुम इतनी देर रात को घर से बाहर आ पाओगे टाइगर? अभिनव को कुछ समझ नहीं आया। बलराज ने उसको कंफ्यूज होते हुए नोटिस कर लिया और फिर आगे कहा, मेरा मतलब अब तुम एक मैरिड लाइफ में हो ना, तो होम मिनिस्टर घर से निकलने देगी या नहीं? अभिनव और बलराज दोनों हंस पड़े। चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। होम मिनिस्टर सिर्फ अभिनव को रोक सकती है, टाइगर को नहीं।
बलराज ने मुस्कुराते हुए अभिनव की पीठ थपथपाई। अभिनव ने आगे कहा, वैसे भी ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज रात घर जाऊंगा ही नहीं। आपके मैसेज के इंतजार में गुड़गांव की सड़कें नापूंगा। बलराज ने हामी में सिर हिलाया और कहा, ठीक है टाइगर, बाकी तुमने इसके बारे में अकरम को बताया या नहीं? अकरम को अभी नहीं बताया। मैं सभी सीनियर्स को आने वाली मीटिंग में इस बारे में एक साथ ये बताऊंगा। ठीक है, आई होप अलायना जल्दी वापस आ जाए ताकि हम फिर से एक मीटिंग कर सके। इस बारे में मैं अलायना से भी बात करूंगा, लेकिन इस काम के खत्म हो जाने के बाद। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है टाइगर, तो फिर रात को मिलते हैं। अभिनव ने सिर हिलाया और बलराज उसकी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी में चला गया। अभिनव ने उसे गाड़ी में वहां से जाते देखा और धीरे से गहरी सांस ली। इसी वक्त डॉन भी वापस अंदर आ गया। क्या सब ठीक है? उसने पूछा। अभिनव ने उसकी ओर देखा और हामी में सिर हिलाया। चलो अब एटॉमिक बार चलते हैं। गाड़ी चालू करते ही अभिनव कुछ सेकंड्स में ही वहां से गाड़ी लेकर गायब हो गया। भले ही उसकी गाड़ी बाहर से खटारा दिखती थी, पर उसके अंदर के हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स अच्छी सी अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी आसानी से पछाड़ सकते थे। रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, अभी पहले मजे कर लेते हैं। क्या बोलते हो? अभिनव की बात पर डॉन हंस पड़ा। अब आपका कहना कैसे मना कर दूं बॉस? अभिनव भी मुस्कुराया और उसने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा ली। एटॉमिक बार पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा था। हर जगह बहुत सारी महंगी कारें खड़ी थी और दूर दूर तक पार्किंग के लिए जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि एटॉमिक बार पहले से ही नंबर 1 पर है ना? डॉन ने हामी में सिर हिलाया। टाइगर यानी बॉस, आपके चले जाने के बाद से सब कुछ बिखरता जा रहा है। हम मेन कंपनियों को मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, बाकी कंपनियां तो डगमगा ही रही है, डॉन ने समझाया। अभिनव ने जवाब में सिर हिलाया। ये सुनकर उसे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज भी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी। वो जानता था कि अब सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। हम अलग अलग जाएंगे, किसी को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम साथ हैं। तुम पहले अंदर जाओ, मैं पार्किंग की जगह ढूंढूंगा और बाद में आऊंगा, अभिनव ने ऑर्डर दिया। डॉन ने सिर हिलाया। ओके बॉस। वो नीचे उतरा और एंट्री गेट की ओर बढ़ने लगा। अभिनव कार को धीरे धीरे तब तक चलाता रहा जब तक उसे कुछ कारों के बीच पार्किंग की जगह नहीं मिल गई। आखिरकार उसे एक कुछ संकरा सा पार्किंग स्पॉट मिल गया जहां उसने जैसे तैसे अपनी गाड़ी लगा दी। वो नीचे उतरा और एक पल के लिए उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखने लगा। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, किसी ने अचानक उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला आदमी बुरी तरह से हाफ रहा था। जैसे ही टक्कर लगी तो वो आदमी तुरंत रुक गया और एक पल के लिए उसने अभिनव को देखा। पहले तो अभिनव उसका चेहरा नहीं पहचान सका था, लेकिन थोड़ा गौर करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉनी था। जॉनी वो पहला आदमी था जिसे अभिनव ने अपनी असली पहचान के बारे में सबसे पहले बताया था। अभिनव को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। वो भी जॉनी को पहचान गया था। जब वो पहली बार अभिनव से मिला था तब भी वो किसी मुसीबत में था और आज भी उसे देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा था। जॉनी के कुछ कहने से पहले ही अभिनव मन ही मन ये मान चुका था कि आज फिर हमेशा की तरह उससे जॉनी की मदद करनी थी। अभिनव तुरंत ही अपनी कार में वापस गया और उसने एक नोज मास्क उठाया। उसे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत थी, पर इतने में ही जॉनी वहाँ से भाग गया। उसके पीछे ढेर सारे लोग भाग रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और हाथों में हथियार थे। अभिनव ने फेस मास्क अपनी जेब में रखा और उन आदमियों के पीछे भागने लगा। वो सब लोग भागते हुए एक गली में घुस गए थे। डिलीवरी बॉय रह चुके होने की वजह से अभिनव उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो ये भी जानता था कि उसे उन लोगों को कैसे घेरना है। अभिनव गली में दाखिल होने के लिए दूसरे रास्ते पर चला गया और कुछ ही देर में उस गली में पहुंच गया। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अबे इधर आ कमीने! उन आदमियों में से एक ने चिल्लाया। अभिनव ये सुनकर जान गया कि वो पास है। उसने फुर्ती दिखाई और वो फिर से जॉनी से टकरा गया।
अभिनव ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया और वापस ऊपर खींच लिया। हाथ छोड़ता हूँ भाई, जाने दो यार। जॉनी ने हाफते हुए कहा। उसे लगा कि उसके पीछे भाग रहे आदमियों में से ही किसी ने उसे पकड़ लिया है। तुम फिर से? अभिनव की बात सुनते ही उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं टाइगर? अभिनव मुस्कुराया। मुझे भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहिए, क्या कर दिया इस बार? जॉनी घबराकर मुस्कुराया। अल्लाह, उसने शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता पीछे से आवाज आई। तो एक आवाज गूंजी जिससे जॉनी के वे शब्द निकल ही नहीं पाए जो वो कहने वाला था। प्लीज मुझे बचा लो। जॉनी अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। अभिनव जानता था कि अगर जॉनी का पीछा कर रहे वो लोग उस पर हाथ डाल देते हैं तो वो मारा जाएगा। जॉनी ही वो पहला आदमी था जिसे टाइगर ने अपनी असली पहचान के बारे में बताया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव अब उन लोगों से लड़कर जॉनी को बचा पाएगा? क्या वो लड़ते वक्त अपनी भी आइडेंटिटी का ध्यान रख पाएगा या फिर एक्सपोज हो जाएगा? अरबाज के बेसमेंट में जाकर अभिनव लक्ष्य के परिवार को ढूंढ पाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव फिर से जॉनी नाम के उस आदमी से टकरा गया था जिसकी उसने एक बार जान बचाई थी। हालांकि आज वो फिर से प्रॉब्लम में था और अपने आप को कुछ आदमियों की मार से बचाने के लिए अभिनव के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अभिनव को इस बात का भी ध्यान रखना था कि कोई उसे एटॉमिक बार के आसपास देखकर पहचान ना ले। चिंता मत करो, अभिनव ने जॉनी से कहा और उसके बाद अपनी जेब में हाथ डालकर एक मास्क निकाला और उसे मुंह पर लगा लिया। उस मास्क के लग जाने के बाद अब अभिनव को कोई नहीं पहचान सकता था। आखिरकार वो सभी लोग अभिनव के इर्द गिर्द आकर जमा हो ही गए। अभिनव, जॉनी और उन लोगों में बस कुछ ही कदमों का फासला था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बचकर निकल जाओगे? अबे तुम जैसे लोग तो जिंदा ही इस वजह से हो क्योंकि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, वरना जिस दिन हमारा बस चले उस दिन तुम्हारी सांस रोक दे। एक आदमी ने गुस्से में कहा। उसके सभी साथी गुस्से में धधक रहे थे और अभिनव शांति से खड़ा उन्हें देख रहा था। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और घबराए हुए जॉनी को अपने पीछे कर लिया। उसने धीरे से जॉनी से कहा, पीछे रहना एंड ट्रस्ट मी। आई डू, मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करता हूँ, जॉनी ने कहा। यह सुनते ही अभिनव ने एक पल के लिए जॉनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। जब लक्ष्य अभिनव से अपने परिवार के बारे में बात करता था तब उसकी आवाज में भी वैसी उम्मीद नजर आती थी। अभिनव के ऊपर बहुत सारे लोगों का दारोमदार था और वो किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहता था। ठीक तभी और एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज सुनते ही अभिनव का ध्यान टूट गया और वो सामने देखने लगा। हो क्या रहा है? दो दिलों का मिलन? किसी ने कहा। उसकी बात सुनते ही सब लोग जोर से हंसने लगे। अभिनव ने उस आदमी को ध्यान से देखा। देखने में वो ही इस ग्रुप का लीडर लग रहा था। अभिनव ने उस आदमी से धीरे से कहा, जाने दो इसे, नहीं तो मेरी जान ले लेगा। उस आदमी ने अभिनव को छेड़ते हुए कहा और सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अभिनव कुछ नहीं कह रहा था। इस बात का फायदा उठाते हुए उस आदमी ने आगे कहा, क्या मैं मेरी और अपने आदमियों की जान की भीख मांगना शुरू कर दूं? मास्क वाले भाई, मास्क वाले भाई, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। सब लोग जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक आदमी का ध्यान अभिनव के मास्क पर गया और उसने कहा, वैसे इस आदमी ने मास्क क्यों लगा रखा है? बुखार है क्या? क्या ये सोच रहा है कि इस मास्क के रहते हमारे मुख के इसे महसूस नहीं होंगे और इसका थोबड़ा बच जाएगा? अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था। इन लोगों की जुबान हद से ज्यादा चल रही थी। ऐसे में उसने उन लोगों की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उन लोगों के लीडर ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए अपने ही आदमियों से कहा, अरे कितने बेशर्म लोग हो तुम सब, इतने सारे मिलकर इस एक अकेले अबला मर्द को पीटोगे?
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। अभिनव उस आदमी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले से एक चोट का निशान था और वो उसकी शक्ल को और ज्यादा भद्दा बना रहा था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल, आज इसे बाहर निकाल कर थोड़ा आराम दे देते हैं। चुपचाप जहां से आया है वही चला जा, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कहीं जाने के लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनते ही उस आदमी ने पलटकर अपने लड़कों को देखा और बोला, सुना तुम लोगों ने भैया क्या कह रहे हैं? जहां से आया हूँ वही चला जाऊं मैं। मैं एक बार जहां से आता हूँ वहां कभी नहीं जाता, लेकिन जो लोग मुझसे इस तरह की बात करते हैं मैं उन्हें ऐसी जगह भेज देता हूँ जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाते। ये सुनते ही सब लड़के जोर से हंसने लगे। इस बीच अभिनव को पीटने के लिए उन्होंने अपने हाथ पैर कस लिए। इतने में उस आदमी ने आखिरी बार अभिनव से कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन ये मर्दों की लड़ाई है और तुम हो अभी बच्चे। उस पाले को छोड़कर इस पाले में आ जाओ, लड़के से मर्द बना दूंगा। चलो अब चुपचाप घर जाओ और दूध पीकर अच्छे से सो जाओ। चलो जाओ, मम्मी को इतनी रात तक इंतजार नहीं करवाते। उस आदमी ने कहा और अभिनव के सीने पर अपनी उंगलियां रखकर उसे जाने के लिए हल्का हल्का धक्का देने लगा। अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से मरोड़ते हुए बोला, और अगर घर जाने के बजाय मैं ये करूं तो? इतना कहते ही उसने उस आदमी का हाथ और जोर से मरोड़ना शुरू कर दिया। अभिनव ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था और इतना जोर से मरोड़ रहा था कि उस आदमी की हालत खराब हो गई। वो अपने चेहरे से दिखा नहीं रहा था, लेकिन उसकी जान निकली जा रही थी और अपने आप को बहुत संभालने के बाद भी वो आखिरकार नीचे गिर गया। वो आदमी अब अभिनव को गुस्से से देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो साले को। उसकी बात सुनते ही सब लोग चीते की तरह अभिनव और जॉनी पर टूट पड़े। जॉनी और 2 कदम पीछे हुआ और पूरे तमाशे को देखने लगा। इधर अभिनव उन सभी लड़कों को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही एक आदमी ने उसे मुक्का मारने की कोशिश की, वैसे ही अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे मरोड़ा और उसकी जांघ पर लात मारकर जांघ की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद वो उन सभी लड़कों पर टूट पड़ा और एक के बाद एक उन्हें दनादन मारता रहा। वो किसी की गर्दन तोड़ रहा था तो किसी के हाथ। जिस स्पीड से वो लड़के अभिनव की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी दुगनी स्पीड से वो जमीन पर गिरते जा रहे थे और एक बार जो गिर रहा था वो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अभिनव ने एक लड़के का मुक्का पकड़ा और उसे इतनी जोर से मसला कि उसकी हड्डियों का पाउडर बन गया। ठीक इसी वक्त एक आदमी पीछे से आया और उसने अभिनव की पीठ पर वार कर दिया। अभिनव तुरंत पलटा और उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है? ठीक तभी उस लीडर ने चिल्लाते हुए कहा। जिस तरह से अभिनव उसके आदमियों को एक के बाद एक धो रहा था, उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, निकलो। अपने लीडर की बात सुनते ही सारे लड़के दुम दबाकर भागने लगे। अभिनव का मन तो किया कि वो उन्हें पकड़कर तब तक पीटे जब तक कि उन्हें चारपाई पर ना ले जाना पड़े, पर फिर उसने अपना इरादा बदल लिया और उन बरसाती मेंढकों को उछल उछल कर भागते हुए देखने लगा। ये नजारा देखकर जॉनी को भी मजा आ गया था। आपसे बेस्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है टाइगर, जॉनी ने कहा और अभिनव को सलाम करने लगा। तुम अपनी हालत एक बार देखो, ऐसी हालत में भी तुम्हें सलामी देने की सूझ रही है। इन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। चलो, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर कल क्या करोगे? अभिनव ने जॉनी से पूछा। भले ही उसने जॉनी को बचा लिया था, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ इससे खत्म नहीं हुई थी। ये बात सुनकर जॉनी की सारी खुशी भी गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ये तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर छिप जाता हूँ।